भाई साहब, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया। अब नेताजी लोग का आना जाना कम हो गया। अब इंतजार है एग्जिट पोल का। आप सब भी देख रहे होंगे एग्जिट पोल। बड़े बड़े टीवी चैनल अपना अपना अलग अलग एग्जिट पोल दे रहे होंगे बड़े बड़े एलईडी वाल के साथ। तो हम भी सोचे हैं, हमारे पास बड़ा एलईडी वाल तो नहीं है लेकिन एग्जिट पोल है। वो भी आपके विधानसभा का है, आपके क्षेत्र का है, आपके पूर्वांचल का है। तो शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करता है कुछ सालों से कहें तो 5 सालों से, क्योंकि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर शहर के हैं और गोरखपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो शुरुआत गोरखपुर शहर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ चुनाव यह मान लीजिए बड़े अंतर से जीत चुके हैं। जो आंकड़ा होगा वो कम से कम जो है 60,000 से ऊपर का होगा। अब दूसरे नंबर के कैंडिडेट की बात आती है तो वो होंगी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट शुभावती शुक्ला, जिनके पति काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक अपना जवानी भी जो है बीजेपी के साथ रहे और उनका जो जीवन का लास्ट दौर था वो भी बीजेपी के साथ रहे। तो इमोशनली सिंपैथी उनको भी मिलने वाला है। वो दूसरे नंबर की कैंडिडेट रहेंगे। तीसरे नंबर की कैंडिडेट की हम बात करें तो वो होंगे चंद्रशेखर रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो है वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे चंद्रशेखर आज़ाद। चौथे नंबर की जो कैंडिडेट होंगी, यानी चौथे नंबर पे जो विजेता होंगी वो होंगी डॉक्टर चेतना पांडे, जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। 5वें नंबर के जो कैंडिडेट होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के होंगे और 6वें नंबर के जो कैंडिडेट होंगे वो आम आदमी पार्टी के होंगे। बाकी नंबर आप खुद लोग जोड़ लीजिए, कौन 8वां पे होगा, कौन 9वां पे होगा और कौन 10वां पे होगा। तो ये हो गया गोरखपुर शहर की बात। अब हम लोग पहुँचते हैं गोरखपुर ग्रामीण। रास्ता वही गोल घर होते हुए पादरी चौक से निकलेंगे। जी हाँ, तो गोरखपुर ग्रामीण में आ गए हैं और यहाँ पे जो है कुल 28 कैंडिडेट हैं, माने 28 पहलवान हैं। 9 पहलवान रिजेक्ट हो गए हैं मैदान में उतरने से पहले, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। बाकी पहलवानों की बात बाद में करेंगे, पहले 2 पहलवानों की बात कर रहे हैं जिनमें बड़ी लड़ाई है। पहले पहलवान हैं विपिन सिंह, जो गोरखपुर ग्रामीण के मौजूदा विधायक हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं। दूसरे पहलवान हैं विजय बहादुर यादव, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और लड़ाई इन दोनों में ही है। 2017 की हम बात करें, 2017 यानी कि मोदी लहर में जो है 3-3.5 हज़ार वोटों से हार गए। उसके बाद बताया जाता है गांव के लोग, गोरखपुर ग्रामीण के तमाम क्षेत्रों के लोग, जब हमारी टीम पहुंची तो लोगों ने बताया कि विजय बहादुर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। वहीं जब मौजूदा विधायक के बारे में बात किया गया तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे विधायक जी आज तक पहुंचे नहीं हैं। तो कुछ गांव वाले नाखुश हैं और कुछ गांव वाले संतुष्ट भी हैं। भाई सत्ता पक्ष की बात होती है तो सबको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता और ये तो जनता है, जनता ही जज होती है और वो चुनती है अपना नेता। तो मतदान खत्म हो गया है। अब हम आगे की बात आप सबको बता दें कि यहाँ जो है 20-21 वाली लड़ाई है। कहा जाता है एक-एक कदम पे लड़ाई है और यहाँ पे दोनों पहलवान धुरंधर हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक ये निकल के आया ग्राउंड पे कि विजय बहादुर यादव गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव जीत सकते हैं। मार्जिन बहुत आसपास का हो सकता है। ये मार्जिन विपिन सिंह के तरफ भी जा सकता है और जो है विजय बहादुर यादव के साथ भी जा सकता है। यहाँ की कुल लड़ाई हमको लग रहा है, जो हमने आकलन किया अलग अलग क्षेत्रों में जाके, कि मैंने ये समझ जाइए कि 1,000 वोटों से लेकर लगभग 6,000-5,000 के बीच में जीत हार का मुकाबला होगा। और इसमें विजय बहादुर भी बाजी मार सकते हैं और विपिन सिंह भी बाजी मार सकते हैं। इस पर एग्जैक्ट कहना कि कौन जीतेगा ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारा आकलन है, जो हमारा सर्वे है, उसमें ये निकल के आता है कि दोनों खिलाड़ी धुरंधर हैं। ताकि बीजेपी जो मौजूदा पार्टी है, मुख्यमंत्री का शहर के बगल वाला विधानसभा है गोरखपुर ग्रामीण, तो एक मुख्यमंत्री का प्रभाव
और बीजेपी के पास तमाम बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उस हिसाब से कैंपेनिंग करने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पे कमज़ोर रह गई। अगर यह कमजोरी को अपने ताकत में नहीं तब्दील कर पाते हैं विजय बहादुर यादव, तो विजय बहादुर यादव चुनाव हार सकते हैं। और बीजेपी अपने ताकत को अगर स्थापित कर ली तो बीजेपी के विपिन सिंह चुनाव जीत सकते हैं। यानी मामला टोटल भैया 1000 से लेके फिर वापस 5000 के अंदर वाला रहेगा। अब देखना होगा क्या होगा, लेकिन लड़ाई बड़ा धुआंधार होगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिर भी आप सबको बता दें ज़्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो विजय बहादुर यादव के बन रहे हैं। अब जो हम पहुँच जाते हैं भैया कहाँ, कैंपियरगंज के जो मौजूदा विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, जो वीर बहादुर सिंह जी के लड़के हैं। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और फतेह बहादुर सिंह लगातार 6 बार से जो है विधायक भी रहे हैं और लगातार जो है यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कहा जाता है कैंपियरगंज की राजनीति फतेह बहादुर के आसपास घूमती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि काजल निषाद की एंट्री हो गई है। काजल निषाद के बारे में बता दूं, काजल निषाद फिल्म की अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में काम की है, सीरियल में काम की है। और पूरे गोरखपुर जिले की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा निषाद वोटरों की जो संख्या है वो है कैंपियरगंज में। और समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना कैंडिडेट बना दिया है। तो अगर निषाद वोटर कहीं रुख बदल दिया तो थोड़ी संभावनाएं कम हो सकती है, लेकिन अंततः जाते जाते कुछ चीज़ों में फतेह बहादुर को लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में नहीं भी पसंद कर रहे हैं। लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन काजल निषाद को उस स्तर पे यहाँ के मतदाता नहीं मान पा रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा जो चांसेस बन रहे हैं फतेह बहादुर सिंह के। फतेह बहादुर सिंह जो है अंततः जो है 5000 से लेकर 25000 के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। तो भाई साहब कैंपियरगंज से होते हुए सीधे हम पुल पर चढ़ जाते हैं और टपक के आ जाते हैं पिपराइच रेलवे लाइन क्रॉस करके। वही कबाड़ी वाला रोड है जो कबाड़ी मार्केट कहते हैं। पिपराइच विधानसभा का माहौल यह है, यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी जो है मौजूदा विधायक हैं महेंद्रपाल सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। दूसरे जो हैं अमरेंद्र निषाद जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी से दीपक अग्रवाल है। महेंद्रपाल सिंह मौजूदा विधायक हैं और पिपराइच विधानसभा में निषाद वोटरों की एक जो है बड़ी तादाद है। पिपराइच विधानसभा के लिए भी कहा जाता है कि निषाद वोटरों के एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते थे अमरेंद्र निषाद के पिताजी और उनकी माताजी। उनकी माताजी भी यहाँ से विधायक रही हैं और अब लड़ाई जो है महेंद्रपाल सिंह और अमरेंद्र निषाद में सीधा सीधा है। बसपा के जो कैंडिडेट हैं दीपक अग्रवाल, वो भी सपा से तैयारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा, एन मोमेंट पे बदल दिए पाला और बहुजन समाज पार्टी में जाकर टिकट लेकर वापस आ गए और बहन जी जिंदाबाद करने लगे। लड़ाई यहाँ पे दोनों के आसपास है, लेकिन अंततः क्या है कुछ परसेंट वोट अब यहाँ का जो निषाद वोटर है वो तय नहीं कर पा रहा है। कुछ जो है अमरेंद्र निषाद के साथ जा रहा है तो कुछ परसेंटेज वोट बीजेपी के साथ जा रहा है। वैसे निषाद वोटरों के लिए कहा जाता है कि ये बीजेपी का वोटर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 खेमे में बट रहा है। मौजूदा विधायक भी हैं, कुछ ग्राम सभाओं में इनका विरोध भी है कि विधायक जी कुछ ग्राम सभाओं में कुछ गांव में नहीं पहुंचे समय पे। लड़ाई घनघोर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पे भी जो है सीट अपना निकाल ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो एक बेस वेट है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री का ज़िला है गोरखपुर, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरी बात बीजेपी का जो एक फैक्टर है, ताकि पिपराइच विधानसभा के लिए कहा जाता है, पिपराइच विधानसभा का जो ग्रामीण क्षेत्र है काफ़ी गरीबी है, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का एक मुद्दा है, तो राशन बड़ा कामयाब हुआ है और राशन कहीं ना कहीं बीजेपी की इज्जत इस विधानसभा में बचा लेगा। तो अंततः जो है यहाँ से महेंद्रपाल सिंह दोबारा विधायक बन जाएंगे। दूसरे नंबर के कैंडिडेट अमरेंद्र निषाद होंगे, तीसरे नंबर के बहुजन समाज पार्टी के दीपक अग्रवाल होंगे और चौथे पाँचवें छठे पे आप किसी को जोड़ सकते हैं। तो चलिए पिपराइच से आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हम लोग पहुँच जाते हैं उस छोर में, कहाँ? महाराजगंज।
गोरखपुर के सटे है। तो शुरुआत करते हैं सदर में। सदर थे बीजेपी के कैंडिडेट हैं जय मंगल कनौजिया, ये मौजूदा विधायक भी हैं। और जो सपा की कैंडिडेट हैं वो गीता रत्ना जी हैं, गठबंधन की प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश राजभर की सिपाही हैं। अब यहाँ पे लड़ाई जो है सिर्फ 2 लोगों में है। पहले कैंडिडेट हैं जयमंगल कनौजिया और दूसरे हैं निर्मेश मंगल, क्योंकि निर्मेश मंगल को इमोशनली सिंपैथी वोट मिल रहा है। पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार चुनाव लड़े हैं और टिकट नहीं मिला है। और अब जो है एक खास वाकया बड़ा चर्चे में है महाराजगंज सदर विधानसभा में। एक प्रत्याशी जो एम्बुलेंस में बैठकर लोगों से वोट मांग रहा है। तो ये बातें लोगों को जो है जहन में बड़ा टच कर रहा है। तो निर्मेश मंगल का वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन बीजेपी चुनाव यहाँ से निकाल ली जाएगी। जो सपा का मूल वोटर था और जो बसपा का भी मूल वोटर था उसमें भी निर्मेश मंगल की तरफ गया है, लेकिन ताकि कोई पार्टी से नहीं है, निर्दलीय हैं, तो कोई बेस वोट इनके पास नहीं है। तो लड़ाई तो बहुत अच्छा लड़ रहा है निर्मेश मंगल जी, लेकिन जो है ताकि महाराजगंज सदर की राजनीति पे बीजेपी पे का कब्जा रहा है। और महाराजगंज की जो राजनीति है, पंकज चौधरी यहाँ से लगातार सांसद हैं, मौजूदा समय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। तो ये मान लीजिए आप सब कि महाराजगंज में जो है सदर से जयमंगल कनौजिया वापस दोबारा विधायक बन जाएंगे। दूसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे निर्मेश मंगल जी। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं पनियरा विधानसभा में जो है मौजूदा विधायक हैं, उनका नाम है ज्ञानेंद्र सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। कई बार विधायक रह चुके हैं, मौजूदा समय में भी विधायक हैं। और सपा से कैंडिडेट हैं कृष्णबहान सिंह सैंथवार और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं शरदेंदु पांडे हैं। कांग्रेस के भी प्रत्याशी काफ़ी बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जो है जो मोदी और योगी का फैक्टर है और इसके चलते जो है वापस यानी फिर ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं नौतनवा, जहाँ पे लड़ाई बड़ा झमाझम वाली है भैया, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का कभी खाता खुला नहीं है। खाता कब खुला था? जब जनसंघ हुआ करता था। और बल्कि महाराजगंज की राजनीति की बात करें तो यहाँ के जो सांसद हैं लगातार 6 बार से सांसद हैं, लेकिन नौतनवा में कभी बीजेपी का विधायक नहीं बना। पूर्व की बात करें 2017 में मोदी लहर में अमन मणि त्रिपाठी यहाँ के विधायक बन गए। ये बताया जाता है कि उनकी बहनों ने बड़ा मेहनत किया था, इमोशनली सिंपैथी वोट मिला था, क्योंकि उस समय अमन मणि त्रिपाठी नामांकन करने के बाद वापस फिर जेल चले गए। और अब जो है अमन मणि त्रिपाठी बसपा में शामिल हो गए हैं, बहन जी जिंदाबाद कर रहे हैं। वहीं सपा का जो है मूल वोटर है वो यादव है, एमवाई समीकरण तो है ही है। तो सपा के जो कैंडिडेट हैं वो मुन्ना सिंह हैं, कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जो महाराजगंज के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह के भाई हैं। और नौतनवा विधानसभा के लिए कहा जाता है यहाँ की राजनीति 2 परिवारों में घूमती रहती है, कभी कौशल सिंह के परिवार में तो कभी अमन मणि त्रिपाठी के परिवार में। लेकिन इस बार का राजनीति बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मोदी लहर में भी जो है यह सीट मोदी के सिपाही यानी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग चमत्कार होगा। वह चमत्कार इसलिए होगा कि यह परिवार, यह दोनों परिवार की बात करें तो आस पास की राजनीति करता है, और कभी इस परिवार में विधायक होता है तो कभी उस परिवार का विधायक हो जाता है। यह भी कहा जाता है यह परिवार 2 दुश्मन तो हैं, लेकिन तीसरे की एंट्री नहीं हो पाती है। लेकिन मौजूदा सांसद की बात करें जो दमखम के साथ यहाँ पर लगे हैं, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी जो निषाद पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे बीजेपी अच्छे तरीके से मैदान में उतर गई है। और बीजेपी इस उम्मीद के साथ उतरी है कि ये सीट को बना लेगी। इसमें कितना बीजेपी सफल होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे लड़ाई जो है तीनों का एकदम आसपास का है। अमन मणि त्रिपाठी हो, मुन्ना सिंह हो, चाहे ऋषि त्रिपाठी हो, ये तीनों कैंडिडेट एक से बढ़ के एक हैं। और मुझे लगता है कि 5, 7, 8 हज़ार के बीच में यहाँ पे हार जीत होगा। जो भी दूसरे और तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट होगा उसका भी वोट परसेंटेज 7, 8, 10 आसपास होगा। यानी जीतने वाला अगर मान लीजिए 50,000 पाता है तो हारने वाला जो है 45,000 पाएगा, और जो उसके पीछे रहेगा
वो 40,000 या 38,000 पाएगा। ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये उतना पाएंगे, ये उतना वोट पाएंगे। ये आंकड़ा है कि तीनों प्रत्याशी आस पास पाएंगे और जो जीत हार का कंडीशन होगा वो जान लीजिए कि 5 से लेके 10-12 हज़ार के बीच में होगा। लेकिन हाँ, यहाँ के 2 वोटर राजनीति में जो है बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं। वो पहला वोटर होगा ब्राह्मण और दूसरा वोटर होगा मुसलमान। अगर ब्राह्मण वोटर 70% से ज़्यादा वोट बीजेपी की तरफ करता है तो बीजेपी चुनाव निकलेगी, और मुस्लिम वोटर 30% से ज़्यादा वोट बीएसपी को करता है तो बीएसपी निकलेगी। सपा के लिए लड़ाई थोड़ा भारी है। अगर मुस्लिम वोटर यहाँ पे 80% या 70% करता है तब सपा निकलेगी। तो यहाँ की लड़ाई कुछ ऐसी है। तीनों के माहौल के लिए कहा जा सकता है, तीनों का माहौल आसपास का ही है। लेकिन जो ब्राह्मण वोटर है, अगर वो ज़्यादा संख्या में बीजेपी को वोट करता है तो बीजेपी प्लस पॉइंट में जाएगी, और मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा संख्या में वोट करता है तब सपा के पक्ष में जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम वोटर सिर्फ 30% अमनमणि त्रिपाठी के करीब आ गया तो अमनमणि त्रिपाठी का खेल सॉलिड हो जाएगा। तो यानी त्रिकोणीय मुकाबला है और 2-5-8 हज़ार के बीच में हार जीत होगी। यहाँ हम किसी के लिए नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन लड़ाई तीनों में है क्योंकि तीनों एक से बढ़ के एक धुरंधर है। हाँ तो भाई साहब, अब हम लोग पहुँच जाते हैं फरेंदा विधानसभा। फरेंदा विधानसभा में मौजूदा विधायक हैं बजरंग बहादुर सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और सपा के जो कैंडिडेट हैं वो शंखलाल जी हैं, और बसपा से ईशू चौरसिया। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वीरेंद्र चौधरी हैं, और यहाँ पे बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि ईशू चौरसिया पहले बीजेपी के लिए दावेदारी कर रही थी, टिकट नहीं मिला तो बहन मायावती का दामन थाम ली, अब बीएसपी की नेता हो गई हैं। वीरेंद्र चौधरी 2017 यानी कि मोदी लहर में 3,000 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे, तो उनके साथ सिंपैथी है और लोगों के बीच में समय भी दिए हैं। वैसे मौजूदा विधायक भी कहते हैं लोगों के बीच में समय दिए हैं, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे जो है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चौरसिया समाज का भी एक अच्छा खासा वोट है। अगर चौरसिया समाज का वोटर ईशू चौरसिया की तरफ मूव कर लेता है तो यह मान लीजिए यहाँ से कांग्रेस बाउंड्री के पार गेंद मार देगी। और जो सपा के कैंडिडेट हैं वो भी कैंडिडेट बाहरी बताए जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल सकता है, क्योंकि लगातार चुनाव लड़े हैं और लगातार जो है हारे हैं। तो ये जो है वहाँ पे लोगों के बीच में एक सिंपैथी वाली भावना होती है, वो वीरेंद्र चौधरी के लिए है। तो यहाँ ज़्यादातर मजबूत दिख रहे हैं वो हैं वीरेंद्र चौधरी, और ऐसा माना जा रहा है कि वीरेंद्र चौधरी जो है भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो यानी आप समझ जाइए कि कांग्रेस का जो इमोशनली अटैचमेंट है कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति, तो अगर ये कामयाब रहा तो फरेंदा में वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत जाएंगे। अगर नहीं कामयाब रहा तो बजरंग बहादुर सिंह वापस बूम कर जाएंगे। ये पूरा आंकड़ा ये है। अब चलिए आ जाते हैं सिसवा। सिसवा का रास्ता वैसे खराब है, सिंदूर या सिसवा होने में थोड़ा दिक्कत होगा हमको, लेकिन चलिए आ ही जाते हैं। सिसवा विधानसभा की राजनीति का ये है कि मौजूदा विधायक प्रेम सागर पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है। अजय श्रीवास्तव बागी होकर चुनाव में उतर गए हैं। उसके बाद आर.के. मिश्रा समाजवादी पार्टी से बागी होकर वो भी निर्दल मैदान में कूद गए हैं। आर.के. मिश्रा ब्राह्मणों के नेता बताए जाते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणों की भी एक अच्छी राजनीति पकड़ है। अब हम आप सबको बता देते हैं सिसवा विधानसभा में क्या होगा। वैसे यहाँ पे बागी बहुत हैं। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, बीएसपी का दामन थाम लिए, बड़ा दमखम के साथ चुनाव भी लड़े। सिसवा विधानसभा की राजनीति की बात करें तो मौजूदा विधायक से कुछ जगहों पे कुछ गांव में लोग खफा हैं कि विधायक जी हमारे गांव में नहीं आए। लेकिन एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए, आर.के. मिश्रा को टिकट समाजवादी पार्टी से न मिलना, ये बीजेपी कैंडिडेट के लिए बहुत प्लस है।
और जो है सपा से जो कैंडिडेट हैं वो सुशील टिब्बड़वाल हैं, जो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो प्रेम सागर पटेल का जो हिसाब किताब है, यहाँ पे सबसे जो बेस वोट है वो महिलाओं का, जैसे 2017 विधानसभा की हम चुनाव की बात करें तो जो मुसहर समाज का वोटर था वो उस वक्त तो बीजेपी के साथ नहीं था, लेकिन इस बार छोटे वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। इसका फ़ायदा जो है बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा। और ये मान लीजिए कि बीजेपी जो है 60वां विधानसभा से चुनाव जीत गई है। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुशील टिब्बड़वाल बहुत शानदार चुनाव लड़े हैं और उनको जो है अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिला है। लेकिन जो मौजूदा कैंडिडेट हैं निर्दलीय आर.के. मिश्रा, वो बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक हैं और सपा के लिए भी नुकसानदायक हैं। वैसे बीजेपी के लिए 3 कैंडिडेट नुकसानदायक हैं: आर.के. मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, धीरू बाबू। आर.के. मिश्रा सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे, अजय श्रीवास्तव, धीरू, ये दोनों लोग जो है बीजेपी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो कुछ पर्सनल वोट है, कुछ बेस वोट है अजय श्रीवास्तव का, आप सुने होंगे। अगर महाराजगंज 60वां विधानसभा के रहने वाले होंगे तो तमाम मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया था वो अजय श्रीवास्तव के समर्थन में आके। तो अजय श्रीवास्तव का बेस वोट बढ़ा है, लेकिन अंततः जब लोगों में ये भावना आ गई वोटरों में कि हमको योगी को देखना है, हम योगी को मानते हैं, तो तमाम महिलाएं सिर्फ योगी के नाम पे जो वोट की हैं, ये जो है प्रेम सागर पटेल के लिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेम सागर पटेल लगभग 15,000 से लेकर 35,000 के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। दूसरे नंबर के कैंडिडेट सुशील टिब्बड़वाल होंगे, तीसरे नंबर के कैंडिडेट धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू बाबू होंगे, चौथे नंबर के कैंडिडेट अजय श्रीवास्तव होंगे, 5वें नंबर के कैंडिडेट आर.के. मिश्रा होंगे और 6 पर आप किसी गिन सकते हैं। चलिए 60वां तो हो गया, अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं खड्डा। नहीं माफ कीजिएगा, सीधे नहीं पहुंच पाएंगे भाई साहब, यहाँ का रास्ता तो सिंदूरिया से भी डेंजर है, एकदम हुचुक कर चलता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। हम लोग पहुंच गए, गुरली पार कर दिए हैं, पहुंच गए हैं खड्डा विधानसभा। खड्डा विधानसभा में भाजपा के कैंडिडेट यानी गठबंधन के कैंडिडेट हैं विवेकानंद पांडे, सपा से हैं अशोक चौहान जी, जो उनका नाम और उनका चेहरा खड्डा विधानसभा की जनता चुनाव में ही देखी पहली बार, इसके पहले उनका नाम भी नहीं सुनी थी। वो इस विधानसभा में तब आए जब उनको नामांकन करना था, क्योंकि बड़ा जद्दोजहद था। समाजवादी पार्टी गठबंधन पहले सुनने में आ रहा था पवन राजभर को टिकट दिया, लेकिन एन मोमेंट पे अशोक चौहान हो गए। बसपा से कैंडिडेट हैं निसार अहमद सिद्दीकी और निर्दलीय कैंडिडेट बड़ा जोरदार चुनाव यहाँ लड़े हैं, नाम है विजय कुशवाहा। 2017 चुनाव में जो है बसपा से चुनाव लड़े थे, लगभग 44,000 वोट पाए थे। यहाँ की राजनीति थोड़ी सी अलग है, लेकिन सपा गठबंधन के प्रत्याशी का कोई बेहतर क्रेज नहीं है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा विश्वास है, जो एंटी बीजेपी का वोटर है, वो सोचता है कि बीजेपी को कौन हराएगा, हम उसको वोट करेंगे। तो यहाँ आम राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पे ये चर्चा थी। यहाँ लड़ाई सीधा विवेकानंद और विजय कुशवाहा से है। विजय कुशवाहा जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, तो जो यम माइनॉरिटी का वोट है वो ज़्यादा परसेंटेज में विजय कुशवाहा के साथ है और माइनॉरिटी का वोट 3 जगहों में बट गया है। विजय कुशवाहा के पास सबसे ज़्यादा संख्या में, सेकेंड पे MIM के कैंडिडेट यानी पतंग वाले पे, और थर्ड पे जो है बसपा के साथ भी गया है। यहाँ के हम बारे में बता दें, जो यहाँ के बारे में हम बता दें, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं विवेकानंद पांडे हैं, भाजपा के मौजूदा जिला महामंत्री हैं। इस विधानसभा के सभी प्रत्याशियों की बात करें तो 2 प्रत्याशी ये बड़े एक्टिव तौर पे दिख रहे हैं। पहले नाम विवेकानंद पांडे, दूसरा जो है विजय कुशवाहा, क्योंकि अशोक चौहान के बारे में भी कोई नहीं जानता है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इंटरनली रूप से विजय कुशवाहा के साथ हैं। और बसपा के भी जो कैंडिडेट हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं MIM से, और अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिए हैं। यहाँ जो लड़ाई है सीधा जो है भाजपा और निर्दल से है, लेकिन
एन मोमेंट पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विवेकानंद पांडे लगभग 15,000 से लेकर 45,000 के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। और बढ़िया खेल खेलने वाले खिलाड़ी विजय कुशवाहा भी हैं जो दूसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे। और तीसरे नंबर के कैंडिडेट जो है सपा गठबंधन के प्रत्याशी अशोक चौहान होंगे। और जो चौथे नंबर के कैंडिडेट होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होंगे। तो सपा और बसपा का वोट का जो दायरा हो वो बिल्कुल आसपास है। अगर सपा मान लीजिए 25,000 पा रही है तो बसपा भी आसपास पाएगी। और 5वें नंबर के कैंडिडेट होंगे MIM। बाकी 6वें 7वें 8वें पे आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, आप इसके लिए आज़ाद हैं, अपना भी थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो खड्डा विधानसभा में यानी गठबंधन के प्रत्याशी विवेकानंद पांडे यह मान लीजिए चुनाव जीत गया है। चलिए अब पहुंच जाते हैं हम लोग पटौना। पटौना में भी लड़ाई बड़ी भारी है और राजा साहब जो है बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। मौजूदा जो सपा के कैंडिडेट हैं विक्रमा यादव हैं, मनीष जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और एन मोमेंट होते होते आप ये समझ जाइए कि मनीष जायसवाल पटौना विधानसभा से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे यहाँ पे, यानी दूसरे नंबर के उप विजेता होंगे विक्रमा यादव। और तीसरे नंबर के जो होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के होंगे पवन उपाध्याय। और चौथे नंबर के जो होंगे वो होंगे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और ये निर्दलीय कैंडिडेट हैं अंशुमान बंका। इन दोनों में चौथे पे कोई एक आ सकता है, या जो 5वें पे भी रहेगा वो आसपास का ही रहेगा। और 6वें 7वें 8वें पे वही पुराना डायलॉग मेरा, आप किसी को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम घुस जाते हैं सीधे कुशीनगर। कुशीनगर बड़ा लड़ाकू सीट है भैया। बंटी राव लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहने वाले नेता हैं, उनके लिए कहा जाता है। और उनके लिए ये भी कहा जाता है कि लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो एक सिंपैथी वोट है, एक इमोशनली अटैचमेंट है। और एक और बात उनके अंदर प्लस है कि कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में समय देते हैं। सपा से बंटी राव और भाजपा से जो है PN पाठक हैं। PN पाठक भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। लड़ाई यहाँ पर सीधे तौर पे जो है भाजपा और सपा से है। बसपा के कैंडिडेट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं सपा के लिए। मुकेश्वर मधेसिया जो पूर्व में यहाँ पे नगर पंचायत में अध्यक्ष भी रहे हैं, अगर वैश्य समाज का वोट मुकेश्वर मधेसिया की तरफ आता है तो बंटी राव के लिए प्लस हो जाएगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से 10-5% भी कुशवाहा बंटी राव की तरफ आता है तो बंटी राव प्लस हो जाएंगे। और नहीं आता है तो PN पाठक चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ की जो लड़ाई होगी एकदम आसपास की होगी। यह समझ जाइए कि 2,000 से लेकर और 12,000 के बीच में हार जीत का मामला है। लेकिन यहाँ में दो वोटर जो है वो तय करेगा, 2-3 बिरादरी का वोटर तय करेगा, क्योंकि सबका एक बेस वोट तो होता है। लेकिन जो 2-3 बिरादरी की हम बात कर रहे हैं, एक तो वैश्य समाज, दूसरा कुशवाहा समाज, क्योंकि कुशवाहा समाजवादी पार्टी में जो मौजूदा कैंडिडेट हैं फाजिल नगर के स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कुशवाहा हमें अपना नेता मानते हैं। तो अगर कुशवाहा 10% 20% भी कुशीनगर में स्वामी के आने के बाद घिसका होगा तो बंटी राव के लिए फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो बंटी राव के लिए नुकसान हो सकता है। फिर PN पाठक। हाँ भाई साहब देखिए, रामकोला पहुँचे फटाफट। रामकोला चीनी मिल, रामकोला वैसे एरिया जो है राधे श्याम सिंह का कहा जाता है, लेकिन इस समय मौजूदा कैंडिडेट हैं पूर्णवासी देहाती पूर्व विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। नौरंगिया से रहे हैं, रामकोला से भी रहे हैं। अब यहाँ पे विनय गौड़ को टिकट मिला है। विनय गौड़ की व्यक्तिगत छवि कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी इस विधानसभा के बाहर ही हैं, लेकिन सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे जो है इनकी नैया पार हो जाएगी। लोग न चाहते हुए भी यहाँ पे तमाम वोटर बीजेपी के नाम पर वोट करेंगे और जो है इनकी कहानी भी 2,000 से लेकर 8,000 के बीच में बेहतरीन नहा लेंगे, विधायक बन जाएंगे। भैया आप पहुँच जाते हैं डायरेक्ट हाईवे रोड मिल गया, चपचपा के चल जाते हैं हाटा में रणविजय सिंह हैं, राधे श्याम सिंह के लड़के हैं। मोहन वर्मा जो है नगर पालिका के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला है।
हाटा के लिए कहा जाता है, एक समय पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जब आरपीएन सिंह यहाँ से सांसद होते थे तो हाटा विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, क्योंकि सैथवार का एक बड़ा वोट है और अब आरपीएन सिंह बीजेपी में आ गए हैं, तो ये प्लस होगा। यानी आप मान लीजिए कि यहाँ से मोहन वर्मा चुनाव जीत जाएंगे, 2000 से लेकर 12000 के बीच में चुनाव भी जीत जाएंगे। ये हो गई पॉइंट वाली बात। पहले नंबर पे मोहन वर्मा, दूसरे नंबर पे रणविजय सिंह और तीसरे नंबर पे भैया आप किसी को जोड़ लो, चौथे पाँचवें पे किसी को जोड़ लो। अब पहुँचते हैं डायरेक्ट वहाँ, कहाँ, जहाँ पे अजय लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। अजय लल्लू मौजूदा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमकुही राज के प्रत्याशी हैं। लड़ाई बड़ा भारी है, क्योंकि अजय लल्लू के लिए कहा जाता है कि ये ग्राउंड के नेता हैं, लेकिन असीम कुमार को टिकट दिया है बीजेपी ने, गठबंधन का प्रत्याशी, लेकिन सिंबल जो है कमल का फूल ही है। तो ये थोड़ा सा प्लस है। बीच में बड़ा नाराज़गी चल रही थी, तमाम बीजेपी के नेता इधर उधर हो रहे थे, लेकिन एक बीजेपी के बड़े नेता की एंट्री होने के बाद, नंदकिशोर मिश्रा की एंट्री होने के बाद ये माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ से जो है डॉक्टर असीम कुमार चुनाव जीत जाएंगे। और जो यहाँ की भी लड़ाई है बिल्कुल जो है आस पास होगी। और क्योंकि बीच में एक जो वीडियो वायरल हो रहा था तो तमाम अलग अलग जातिवाद पे लेके बातें हो रही थी, लेकिन जो यहाँ की बात है, ताकि असीम कुमार भी बाहरी कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं ये कह रहे हैं कि अजय कुमार लल्लू ही बेस्ट रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि यहाँ का जो ब्राह्मण वोटर है वही कहानी तय करेगा, वही कहानी बनाएगा कि यहाँ का जो है विधायक कौन बनेगा। अगर नंद कुमार मिश्रा के आने से अगर कुछ भी बीजेपी को फ़ायदा होता है तो जो बीजेपी चुनाव निकल जाएगी, अन्यथा अजय कुमार लल्लू बाजी मार ले जाएंगे। भैया फाजिल नगर का हम बाद में बताएंगे, वो उसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। मौर्य जी वाला है ना, बड़ा नेता है ना, हाँ, तो थोड़ा वीडियो भी बड़ा बनेगा। फिलहाल आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। कटाई बैठ गया है, चलता हूँ भैया, कहाँ से मेकअप वेकअप नहीं किया हूँ ना, डायरेक्ट बोल दिया हूँ, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है। ये जहाँ जहाँ घूमा हूँ ना, जो माहौल है वही बता रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं हूँ। चलता हूँ, सबको नमस्कार।